बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। नवाज शरीफ और इमरान खान साहब का मुस्तकबिल अदालती फैसले से मशरूत है। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, फिर उनकी जो अपीलें हैं उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, इस हवाले से क्या फैसला आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इमरान खान साहब के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन पहले मैं नवाज शरीफ साहब के बारे में डिस्कशन कर लूँ कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के साथ ही उनके केस को, उनकी अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा और उनको अदालती रिलीफ मिलने के 100% इम्कानात नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट से, लॉ के लीगल एक्सपर्ट से पूछ लें तो सर आपको हर लीगल एक्सपर्ट यही बात करेगा कि नैब का जो केस है वो कानूनी तौर पर बहुत कमजोर है, कमजोर बुनियादों के ऊपर खड़ा हुआ है। मैं पहले दिन से यह बात कर रहा हूं कि जो जज अरशद मलिक साहब ने फैसला सुनाया था नवाज शरीफ और मरियम को सजा देने का, वो एक कमजोर बुनियादों पर खड़ा होने वाला फैसला था, क्योंकि उसको बाद में अदालत ने पकड़कर मुस्तरद कर देना था। और मैंने आपको पहले भी ये बात की थी कि नैब के पास चूंकि एविडेंस नहीं था, शवाहिद नहीं थे, इल्जामात साबित करने के लिए वो जो है वो तमाम शवाहिद नहीं थे, उसकी बुनियाद पर कि जिस बुनियाद पर नैब अदालत को इस बात पर यकीन दिलाता कि जी हमने इनके खिलाफ करप्शन के केसेस के हवाले से ये चीज़ें निकाली हैं, ये रिकॉर्ड मिला है, ये जो है वो 2 नंबरी हुई, ये सारा कुछ हुआ, तो सर कुछ साबित नहीं हुआ। आपने देखा कि मरियम नवाज साहिबा को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिलीफ मिला, उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यही कहा कि नैब ने जो केस बनाया वो कमजोर बुनियादों पर बनाया और नैब ने जितनी कार्रवाई की, अब तक नैब 1 रुपया भी करप्शन का साबित नहीं कर सका। अब नवाज शरीफ साहब का जो मामला है, उनकी वतन वापसी होगी, एक्सपेक्टेड है कि वो जनवरी के लास्ट में या जनवरी के मिड में कहा जा रहा है कि वो आ सकते हैं और हो सकता है कि वो इसी टाइम फ्रेम के राउंड अबाउट जो है वो पाकिस्तान तशरीफ ले आए। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताऊं कि नवाज शरीफ साहब को अदालती रिलीफ मिल जाएगा। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको पहले भी ये बात की थी कि जो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया 2017 में, और 2017 में नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट के 5 ऑर्डर बेंच ने, मैं आपको एक एक चीज जो है वो कानूनी निकात के मुताबिक बता रहा हूं ताकि ये जो केस है इसको कानूनी नकात के मुताबिक डिस्कस किया जाए। इसमें मैं कोई डंडी नहीं मारूंगा, तमाम चीज़ें फैक्ट्स के मुताबिक आपके सामने रखूंगा, हकायक आपके सामने रखूंगा। कानूनी तौर पर लॉ के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या राय है और लोग क्या समझते हैं, इस हवाले से ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखूंगा। सर इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की जा रही है कि 2017 में उनको सुप्रीम कोर्ट के 5 ऑर्डर बेंच ने डिस्क्वालीफाई किया पैनामा के केस में। 5 ऑर्डर लार्जर बेंच ने, 5 रुकनी लार्जर बेंच के जो सरबराह थे वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब थे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस शेख अजमत सईद, इन 5 जजेस ने ये फैसला दिया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ताहयात नाअहल करार दिए गए हैं। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस आया इमरान खान और जहांगीर तरीन नाअहली केस से मुतल्लिक, और इमरान खान को जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस मियां साकिब निसार जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, इस 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया और जहांगीर तरीन साहब को फॉर एवर डिस्क्वालीफाई करार दिया। अब इस केस में और उस केस में चूंकि डिफरेंस ये है कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन डिक्लेयर किए गए और नवाज शरीफ साहब को फॉर एवर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा नाअहली केस के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर सवालात उठाए और कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी सियासतदान को 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल करार दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने फैसल वाडा नाअहली केस में ये रिमार्क्स दिए कि किसी भी सियासतदान को ताहयात नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। 62(1)(f) एक काला कानून है। तो सर जब 62(1)(f) एक काला कानून है तो फिर माजी का जो फैसला जो उस वक्त इंप्लीमेंट हुआ जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ नाअहली केस में, इसका मतलब कि वो कलअदम करार दिया जाएगा। और जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने बहुत अच्छी बात की कि किसी भी सियासतदान को
लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लॉ के लीगल एक्सपर्ट से अगर आप पूछें तो कानूनी जो माहिरीन हैं, जो कानून को जानते हैं, कानून के जो माहिर हैं, जो लॉ के एक्सपर्ट हैं, वो भी यही बात करते हैं कि किसी भी सियासतदान को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करार देना उसका मुस्तकबिल ख़त्म करने के बराबर है। 62(1)(f) का इतलाक इन केसेस में होता है कि एक सियासतदान ने अपने असासे छुपाए, अपने असासों में, अपने एसेट्स में गलत बयानी की, मिस डिक्लेरेशन की बुनियाद पर उसको डिस्क्वालीफाई करार दिया गया, फॉर एवर डिस्क्वालीफाई करार दिया गया, गलत कागजात नामजदगी जमा करवाए, उसमें कोई डंडी मार दी और उसके बाद जो अपने असासे हैं उस हवाले से गलत बयानी कर दी। तो 62(1)(f) का इतलाक बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर होता है। अगर कोई सियासतदान इनमें से कोई जो है वो गलती करता है, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए। अब यहाँ पर इमरान खान साहब के हवाले से एक बात ये की जा रही है कि इमरान खान साहब को भी अदालत डिस्क्वालीफाई करार दे सकती है, नाअहल करार दे सकती है। उसकी वजह यह है कि तोशाखाना केस में, देखें इसको समझने की ज़रूरत है, ये बहुत करीब से मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब ने जो सरकारी तहाइफ जमा करवाने थे तोशाखाना के, वो बेच दिए और उन्होंने वो चीज़ अपने असासों में साबित नहीं की। अब ये है जी मिस डिक्लेरेशन, और उन्होंने झूठ बोला, गलत बयानी की। अब वो ये बात करेंगे जी ये जो तोहफे थे ये मेरे तोहफे, मेरी मर्जी। और भाई नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको जो तोहफे मिले सऊदी शहजादे से, उसके बाद दुबई के शहजादे से, या आपको टर्की से, जहाँ से भी आपको तोहफे मिले, वो तोहफे आपने सरकारी तहाइफ जो हैं वो जमा करवाने थे तोशाखाना के। अब वो जो तोशाखाना में जमा करवाने थे सरकारी तहाइफ, वो आपने जमा नहीं करवाए, लिहाजा आपने उस चीज़ को अपने एसेट्स में, अपने असासों में साबित नहीं किया। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर तमाम सियासतदानों के जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी असासे हैं, उसका तमाम रिकॉर्ड उसके ऊपर मौजूद होता है। अब उसके ऊपर वो जो रिकॉर्ड है वो जब आ जाएगा तो उसमें इमरान खान साहब की 2 नंबरी डंडी पकड़ी गई कि इमरान खान साहब ने इस चीज़ को अपने असासों में साबित नहीं किया, तो इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और मैं आपको फिर बताऊं कि इमरान खान साहब का केस कानूनी लिहाज से बहुत मजबूत केस है। इस केस के अंदर इमरान खान साहब को सजा होगी सेशन कोर्ट से, जो अब सेशन कोर्ट ने इसका फैसला देना है, सेशन अदालत में चलेगा ना ये मुकदमा। इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने, जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था, उन्होंने इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया और उसके बाद अब यह मुकदमा चलेगा सेशन अदालत में। चूंकि ये मुकदमा जब सेशन अदालत में चलेगा तो वहां पर इमरान खान साहब को ये डिफेंड करना पड़ेगा, अपने आप को, अपनी पोजीशन को डिफेंड करना पड़ेगा कि वो किस हैसियत में ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो तहाइफ हैं तोशाखाना के सरकारी तहाइफ वो बेचे और वो तोहफे जो थे वो उनकी मर्जी थे, वो उनके तोहफे थे, उनकी मर्जी थे। सर ये चीज़ उनको साबित करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि उन्होंने ये तोहफे क्यों बेचे। मैं नेक्स्ट बात के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर भी आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बात करता जाऊँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनका मुस्तकबिल मुझे इस साल डूबता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना का केस बहुत मजबूत है और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक, फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक फैसला दिया, उस फैसले से ज़्यादा मजबूत केस, ये ममनुआ फंडिंग से ज़्यादा मजबूत केस ये तोशाखाना का केस है, जिसमें इमरान खान साहब को सज़ा हो सकती है और बहुत आसानी से हो सकती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई गलत बयानी की, कोई झूठ बोला, कोई मिस डिक्लेरेशन की, कोई असासे छुपाए। सर बिल्कुल छुपाए, ये तमाम चीज़ें इमरान खान साहब ने की और उन्होंने अदालत उज़्मा को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, उन्होंने तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, बल्कि इस पूरे सिस्टम को मफलूज करने की कोशिश की। अब ये बात करें तो ये देखते हैं जी इसके ऊपर क्या फैसला आता है। सेशन अदालत से इमरान खान साहब की सज़ा तजवीज़ होनी है और हो सकता है कि उनको जेल भी हो जाए। और ये जो कुछ लोग, ये जो कुछ हमारे सहाफ़ी हैं ना जो ये बातें करते हैं, मैं वैसे बड़ा उन लोगों की बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त और हमारे सहाफ़ी कॉलीग जो ये बातें करते हैं कि जी नवाज शरीफ के लिए इमरान खान साहब जो हैं उनको सज़ा दी जाएगी और अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाएगी नवाज शरीफ के लिए। भाई नवाज शरीफ का तो केस ही कुछ नहीं था, नवाज शरीफ का तो केस ही कुछ नहीं था। नवाज शरीफ के केस में आपने कहीं पर यह साबित किया कि उसने बेटे की कंपनी से तनख्वाह लेकर कोई जुर्म किया, कहीं पर आपने यह साबित किया कि उसने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली और यह जुर्म है, यह साबित किया आपने। आपने यह साबित किया कि एवन फील्ड अल अजीजिया फ्लैगशिप
जो रेफरेंसेस बनाए गए नवाज शरीफ के खिलाफ उसमें कोई करप्शन निकली। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स को नवाज शरीफ से मुंसलिक किया गया, उसमें नवाज शरीफ का बाकायदा तौर पर डायरेक्टली नवाज शरीफ को उसमें इन्वॉल्व किया गया। क्या कुछ चीज़ें साबित हुई अदालत में? तो सर जब कुछ साबित ही नहीं हुआ तो फिर आपने जिन कमज़ोर बुनियादों पर ये केसेस बनाए उसकी हैसियत भी बहुत कमज़ोर है। और किसी माहिर कानून से, किसी लॉ के लीगल एक्सपर्ट से पूछें तो सर वो आपको सबसे पहली बात ही ये करेगा कि जब नैब खुद अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है, एक एहतसाब का इदारा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वो खुद कह रहा है कि जी हम नहीं साबित कर सके, तो सर फिर करप्शन कहाँ पर हुई? ये भी तो सवाल उठता है। और फिर भाई करप्शन कहाँ पर हुई, यही तो सवाल कर रहे हैं हम लोग, यही तो सर पीट कर हम लोग सवाल कर रहे हैं आपसे कि नवाज शरीफ के केस में करप्शन कहाँ पर हुई। और मरियम नवाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन बुनियादों पर, जिन स्ट्रांग बुनियादों के ऊपर रिलीफ दिया, उन्हीं बुनियादों के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि नैब एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा है। और खुद जस्टिस शेख अजमत सईद साहब ने एक केस के अंदर जब फैसला दिया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि नैब को पॉलिटिकली विक्टिमाइज, मुखालफिन के लिए विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नैब जो है इसको सियासतदानों के एहतसाब के लिए नहीं बल्कि इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के केस में, पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस के अंदर, जिसके अंदर कैसर अमीन भट्ट साहब का नाम था, उस केस के अंदर जो साबका एमपी है कैसर अमीन भट्ट साहब, जिनका लाहौर से ताल्लुक है, जो आई थिंक सीईओ हैं शायद पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के, उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस ने, जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मजहर आलम, 2 जजेस ने यह फैसला दिया कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल है। और ख्वाजा साद रफीक के केस में ही चूंकि नैब ने ही ये रेफरेंस दायर किया था पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का कि पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का डायरेक्ट लिंक है ख्वाजा साद रफीक से और इसमें करप्शन हुई, ये फाइलें हुई, ये 2 नंबरियां हुई, जो भी था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जजेस जो उस वक्त इस केस का फैसला दे चुके हैं, जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मजहर आलम, 2 जजेस ने यह फैसला दिया कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल है। अब जी लास्ट बात करने जा रहा हूं इमरान खान साहब के जनरल बाजवा पर संगीन इल्जामात। वो कहते हैं ना कि जिससे भलाई करो इसके शर से बचो, तो सर इमरान खान साहब के शर से बचना चाहिए। और जनरल बाजवा की बहुत कंट्रीब्यूशन है, ज़्यादा बात नहीं करनी, मैंने कोई ज़्यादा बात नहीं करनी, बड़ी पुरानी बातें हो चुकी हैं। जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को हाथ पकड़कर चलना सिखाया, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया, वज़ीर आज़म बनवाया, इक़्तिदार दिलवाया, 2 सूबों में हुकूमतें दिलवाई, पंजाब में हुकूमत दिलवाई, KPK में हुकूमत दिलवाई, बलूचिस्तान में इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनवाने के लिए मरकज़ी किरदार अदा किया। और इमरान खान साहब, मैं तो आखिरी वक्त तक ये कह रहा था कि मेरी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की जो बात थी वो बहुत गलत निकली और मैं जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर बहुत बड़ी गलती की मैंने। और सर अब वो ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की बहुत बड़ी गलती की। और मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब कैसे कौम को बेवकूफ़ बना रहे थे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब इन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी और जिस दिन इन्होंने ऐलान किया, इन्होंने कहा कि मुल्क के वसी तर मफाद में और सरहदी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए मैं जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दे रहा हूँ। अब ये जो सर 3 साल की एक्सटेंशन थी, इसका बराह रास्त मतलब ये था कि कल नू होंगे इलेक्शन, EVM आएगी, ओवरसीज़ नू वोट पाने का राइट मिलेगा, मैं बिल पास करावांगा, बाजवा साहब की रिटायरमेंट की डेट होएगी 29 नवंबर 2022, उस तो पहले इलेक्शन होंगे, मैं 1 साल पहले असैम्बलियाँ तोड़ दांगा, इलेक्शन कराए फैज़ हमीद आर्मी चीफ, DGI सही मेरी मर्जी दा, बाजवा खुडे लाए। सर ये बात थी। और फिर ये बेवकूफ़ क्यों बना रहे थे? जब इन्होंने देखा कि इक़्तिदार इनके हाथ से निकल गया, और फिर जब इन्होंने देखा कि नए आर्मी चीफ का ऐलान कुछ दिन तक होने लगा, तो इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ इस मुल्क के आर्मी चीफ का ऐलान नहीं कर सकता, एक मुजरिम और एक सजा याफ्ता शख्स, वो कैसे इस मुल्क में एक नया आर्मी चीफ लगा सकता है? तो सर आप कैसे एक आर्मी चीफ के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं जबकि आप तो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर उसके मनसब पर ही नहीं थे? और अगर आप शहबाज शरीफ को सजा याफ्ता कह रहे हैं तो सर वो NCA नेशनल क्राइम एजेंसी के अंदर वो जो शहबाज शरीफ के खिलाफ आपने केस किया था इमरान खान साहब,
उस केस में आपको मुंह की खाना पड़ी, वो केस में आपको शिकस्त हुई। एनसीए बरतानिया के अंदर जो आपने केस किया नेशनल क्राइम एजेंसी के अंदर शहबाज शरीफ से मुतल्लिक उनके खिलाफ आपने इल्ज़ाम लगाया कि जी उनके खिलाफ करप्शन से मुतल्लिक मैं एनसीए में केस कर रहा हूं। उसमें क्या हुआ, वो चार्जशीट जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आपने पेश की थी, वो शहबाज शरीफ साहब के हक में फैसला आया, उसमें भी आपको शिकस्त हुई। अब यहां पर मैं एक बात बताता चलूं कि इमरान खान साहब जो जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो कहते हैं, एक जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो कहते हैं कि मैं जब एहतसाब की बात करता था तो जनरल बाजवा थ्रेट करते थे। अच्छा सर, अगर उस वक्त आपको जनरल बाजवा थ्रेट करते थे तो आप उस टाइम क्यों नहीं बोले? बात तो आपको उस टाइम करनी चाहिए थी और आपको उस टाइम बताना चाहिए था कि जनरल बाजवा आपको थ्रेट कर रहे हैं। तो सर ये इमरान खान साहब जो हैं, इनके हवाले से नेक्स्ट व्लॉग में बाजवा साहब से मुतल्लिक बहुत सी बातें रखूंगा। अभी मैंने इन शॉर्ट बातें आपको कही, और ये भी बताता चलूं कि ये बहुत ही दोगले इंसान है इमरान खान साहब, झूठ बोलते हैं, बहतान तराशी करते हैं, गलत सियासत करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, और अब नई फौजी क़यादत को मुतनाज़ बनाने के लिए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बाजवा चला गया लेकिन अभी भी उसके जो किरदार हैं वो फौज के अंदर है, तो फौज न्यूट्रल नहीं हो सकती। अब सर इनको असल तकलीफ इस बात की है कि इनको इलेक्शन खुद अपने बलबूते पर लड़ना पड़ना है। इलेक्शन जो 2023 में आम इंतखाबात होने हैं अक्टूबर के अंदर, वो अपने बलबूते पर लड़ने पड़ने हैं। उसमें कोई हाथ पकड़कर मुंह में चूसनी नहीं डालेगा, कोई फीडर नहीं डालेगा, कोई आपको फीड नहीं करेगा, कोई आपको पकड़कर चलना नहीं सिखाएगा, कोई आपकी जो है वो मदद नहीं करेगा, कोई आपका सहूलतकार नहीं होगा, कोई आपका वकील नहीं होगा। पहले तो वो लोग थे, और पहले वो जो किरदार थे उन्होंने प्रोजेक्ट इमरानिया के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की, और अब वो नहीं होगा, तो लिहाजा इमरान खान खुद लाइन ते फारग, इमरान खान ख़त्म शुद ते मेरा व्लॉग ख़त्म शुद। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कहमान।